स्टूडेंट्स, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 6 दैट इज अभाज्य गुणनखंड। तो अभी हमने जो हमारा चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे निकालते हैं, यही चीज़ हम इस वाले सेशन में स्टडी करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभाज्य गुणनखंड ही क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको आसानी से ये चीज़ बता दी थी कि जो हमारे गुणनखंड हैं वो क्या होते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि गुणनखंड क्या होते हैं। जब हमें गुणनखंड के बारे में पता है तो हमें ये भी पता है ना कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपने ये चीज़ देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड है आखिर ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित दैट इज फैक्टराइज कर लिया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइज करना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, यदि हमने किसी भी संख्या को, कोई भी हमारे पास संख्या है, यदि उस संख्या को उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, जैसे 20 को, 20 के गुणनखंड 4 और 5 हैं, उनके गुणनफल के रूप में यदि हमने उस संख्या को व्यक्त कर लिया तो उस संख्या को हम क्या कह सकते हैं कि हमने उस संख्या को क्या कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है, मतलब गुणनखंडित कर लिया है। तो ये जो संख्या है ये यहाँ पे फैक्टराइज हो गई है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम बेसिकली लिखते हैं कि 24 को हम क्या लिखते हैं, यदि हम लिखते हैं 24 बराबर होता है 3 गुणा 8, तो इसका मतलब ये है कि 24 के हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए हैं। हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। ये 24 के गुणनखंड में से एक गुणनखंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 के गुणनखंड सिर्फ 3 गुणा 8 ही हैं, और भी 24 के गुणनखंड होते हैं। तो अब हम यही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि 24 को हम 2 गुणा 12 भी लिख सकते हैं, और 12 को फिर हम 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, और 6 को हम 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि 24 को अंत में हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 24 को हम 4 गुणा 6 लिखते हैं तो 4 को हमने देखा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि 24 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तीसरे यहाँ पे आइए, 3 गुणा 8 का भी मतलब क्या होता है, 24 होता है। इसको भी हमने क्या लिखा, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमने देखा कि यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में हमने 24 को व्यक्त कर दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ही चीज़ जो है उसका आंसर होता है अभाज्य गुणनखंड। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अंत में इस तरीके से हम गुणनखंड करें तो अंत में हमें ये ज्ञात होता है कि जो 24 है उसके जो गुणनखंड है वो टोटल गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखिए, 36 के बारे में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें 36 दिया हुआ है। 36 को 2 गुणा 18 लिख सकते हैं, 3 गुणा 12 लिख सकते हैं, 4 गुणा 9 लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। इनको जब हम और गुणनखंडित करेंगे तो पाएंगे कि अंत में हमारा उत्तर आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो मतलब 36 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। समझ में आया। तो ये रहता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और जिसे हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, देखिए, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम फैक्टर ट्री। कोई भी एक संख्या लीजिए, उस संख्या का युग्म सोचिए, गुणनखंड युग्म सोचिए, और उस गुणनखंड युग्म जो भी हो, ठीक है ना, उसका जो उत्तर आए। जैसे अब देखिए, 90 का गुणनखंड युग्म हमने देखा क्या होता है, 15 सेकेंड, 90 का गुणनखंड युग्म होता है 15 गुणा 6।
तो देखिए 15, अब ये हो गया। उसके बाद हम 15 का गुणनखंड युग्म सोचेंगे तो क्या होता है 3 गुणा 5। 6 का सोचेंगे क्या होता है 2 गुणा 3। तो ऐसे ही हम आगे ऐसे वृक्ष बनाते चलते हैं। तो देखिए हमने देखा 90 का गुणनखंड हो गया 10 गुणा 9, सेम 90 का 10 का हो जाएगा 2 गुणा 5, 9 का हम लिख सकते हैं 2 और 3। तो ये हम युग्म बनाते चलते हैं और इससे हमारा एक वृक्ष की तरह ये हमारा फैलता चला जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए एक और तरीका होता है हमारा गुणनखंडों को ज्ञात करने का और बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे 980 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं ये देखिए 980 को हम क्या करते हैं भाग देते हैं और इसी क्रम में मतलब पहले 2 से भाग देंगे, 3 से देंगे, 4 से देंगे, 5 से देंगे, 6 से देंगे, इस तरीके से जिससे भाग जा सकता है, जिससे भाग जा सकता है उससे भाग देते हैं। ठीक है, और क्रम में बार बार देते रहते हैं जब तक कि अंत में एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो किसी से विभाज्य ना हो सके। ठीक है, तो देखिए 980 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 निम 18 और 0 हमारा आया 490। फिर 2 से देंगे 10। फिर देखिए 2 से भाग तो जाएगा नहीं 245 में, किससे जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से भाग देंगे तो कितना हुआ 5 चौक 20 और फिर उसके बाद में 5 निम 45। फिर 7 से देंगे 7 एकम 7। तो हमने देखा कि ऐसे हमें मिला 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 980 का। तो 980 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर समझ में आया? अच्छा आगे देखिए हमने आपको बोला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपने देखा 5 अंकों की सबसे छोटी अंक, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी अंक की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हुई हमारी। ठीक है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। एक तरीका तो हमारा हुआ कि गुणनखंड वृक्ष बना के कर दें और एक तरीका हुआ हमारा जो मैंने आपको भाग वाला तरीका समझाया था। तो दोनों तरीकों से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 1000 है, ठीक है, सॉरी 10,000 है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5000। 5000 को फिर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2500। 2500 को फिर हम लिख सकते हैं 25 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए ये 25 गुणा 100 को 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं और 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। फिर 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं और इस 10 को भी 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम कि 5 को और हम आगे नहीं बढ़ा सकते, 2 को भी हम और आगे गुणनखंडित नहीं कर सकते। तो हमने देखा अंत में हमें क्या मिला 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, मतलब ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये वाला भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे उत्तर मिला। तो हमने देखा कि आसानी से हमने बता दिया कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो ये होंगे। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अच्छा एक और तरीका है, देखिए 1000 है, उसको ऐसे निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5000 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2500 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एकम 2 तो 7 14, यहाँ पे 1 बचेगा तो 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, फिर हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 8 16, बचेगा 1, तो 2 7 14, 2 पंजे 10। अब फिर 5 से भाग देंगे तो बचेगा 5 एकम 5, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे मेरा कैमरा आ रहा होगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, फोटो आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से करते हैं, 5 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा 5 एकम 5, फिर उसके बाद 5 सत्ते 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 अट्ठे 5 सत्ते 35, सॉरी 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से देंगे 5 दिया 15, 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से देंगे 5 15 16 17, 2 बचा 5 25, फिर 5 से देंगे
देखिए यहाँ पे कहीं एरर हो गया है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कहीं पे मिस्टेक हुई है। देखिए 5 एकम 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन हो गया है, बट उत्तर हमारा यही आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से इस मेथड को करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आस्क एनी डाउट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि हमें एक संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है 1729। इसके सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए और उनके बीच में अंतर निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं 1729 के, तो आप सिंपली इस मेथड से कर दीजिएगा। सबसे पहले इसमें 7 का भाग लगाइएगा, जो संख्या आएगी उसमें फिर 13 का भाग लग जाएगा, जो संख्या आएगी उसमें फिर 19 का भाग लग जाएगा। उत्तर आपका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 गुणा 13 गुणा 19 जो है वो इस संख्या की अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद गुणनखंड का अंतर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। सेम 13 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो इन दोनों को में जो इनके अभाज्य गुणनखंड है उनमें अंतर कितने का हो जाएगा, 6 का। समझ में आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि आपको मैं एक नंबर दूं 72 और मैं बोलूं आपको कि आपको 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। आप सिंपल ऐसे करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 निम 18, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, बचेगा 1। तो बेसिकली 72 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये किसके हो गए, 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। समझ में आई ये चीज। अच्छा अब आगे चलते हैं 120, ठीक है। कुछ नंबर्स के मैं करके दिखाऊंगी और कुछ नंबर्स के आपको करने होंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 से ही करेंगे, 2 छिक्का 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 1। तो क्या हुआ, 120 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये 120 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा 460 के करिए, बहुत आसान है ये। देखिए 460 है, उसमें भाग लगाइए 2 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0, फिर 2 का, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 115 में किसका भाग जाएगा, 5 का चला जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 और बचेगा 1, 5 तिया 15। 23 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसके कितने हो गए, 460 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 23, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पता लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से पता लगाया जा सकता है। अब जैसे देखिए 282 है, इसका भी हम करते हैं। देखिए 282 है, उसमें देखिए 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब ये आया हमारा 141। ये 141 किससे डिवाइड होगा, ये आपको देखना है। जिससे भी डिवाइड होगा उसके बाद जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया आप वैसे चलते जाएंगे और फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे 282 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि 141 को किससे विभाजित किया जा सकता है, किससे भाग जाएगा, और उसके आधार पे आप बताएंगे कि 282 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। 544 है, ये भी बहुत आसान सा लगता है, लेकिन देखिए जब आप करेंगे ना तभी पता चलेगा। देखिए 544 है, हमने किया 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 17 में किसी का भाग नहीं जाता तो 17 से ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि 544 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। ये क्या हुए,
544 के अभाज्य गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आने लगेंगी। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, हमने गुणनखंड वृक्ष के बारे में भी पढ़ा, हमने भाग वाले तरीके से गुणनखंड को निकालना भी सीखा, और वृक्ष वाले तरीके से भी हमने गुणनखंड को निकालना सीखा। तो आज हमने बेसिकली जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड है उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और आपको समझ भी आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।